तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार की नरेंद्र मोदी से हुई गुपचुप मुलाकात जो समीकरण नहीं बिठा सकी, उसकी तलाश में अब नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात ने सूबे की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है। महंगाई और भ्रष्टाचार पर घिरी केंद्र और घोटाले के आरोपों में घिरी कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश को समेटने के लिए बीजेपी अकेले शिवसेना पर भरोसा करते हुए नजर नहीं आती। क्या बीजेपी को सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट बंटने का डर है? क्या एमएनएस और आम आदमी पार्टी के राज्य में बढ़ते प्रभाव से बीजेपी परेशान है, या नए दलों को एनडीए में शामिल कराने की जल्दी में है बीजेपी? जी हाँ, तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में नई सरगर्मी ला दी है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खिलाफ इस बार सिर्फ बीजेपी शिवसेना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पिछले चुनाव में मनसे के प्रदर्शन और दिल्ली में आप के असर को देखते हुए इस बार सियासत में बड़े फेरबदल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में मिशन 272 के लिए बीजेपी के नेता खुफिया मुलाकातों में व्यस्त हैं। हालांकि उनकी ये मुलाकातें अपने ही उनके साथियों को रास नहीं आ रही हैं। गठबंधन की राजनीति के दौर में गठबंधन कहीं सलामत है तो वो महाराष्ट्र में है। यूपीए बनाने वाली कांग्रेस यहाँ एनसीपी के साथ सत्ता की साझेदार है, तो बीजेपी और शिवसेना का एनडीए लगातार इस सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्षरत है। 2 बार से रायसीना और मंत्रालय की सत्ता पर काबिज कांग्रेस एनसीपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है, तो बीजेपी को सरकार विरोधी वोट बंटने का डर। मैंने उनको अपील किया कि आज की स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी के विरोध में जो मत है, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो वो मत कांग्रेस और एनसीपी को ही मदद होगी, और आज देश इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। और इसलिए देश के हित में मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप ऐसा सोच सके कि इस बार लोकसभा के चुनाव आप ना लड़े और संभव हुआ तो हमें मदद करें। नितिन जी सही कह रहे हैं। राज ठाकरे का राजनीतिक कद लगातार बढ़ा है और आम आदमी पार्टी के भी मैदान में कूदने से नुकसान एनडीए को ही है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने के बाद टोल नाकों के खिलाफ तोड़फोड़ की राजनीति कर फिर चर्चा में आई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का विधानसभा में परफॉर्मेंस कभी एनसीपी तो कभी बीजेपी को लुभाता रहा है। लेकिन राज ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ पाने के लिए अपने पुराने घर शिवसेना की राजनीति में सेंध लगानी होगी। राज ठाकरे जी हो या शरद पवार जी हो, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोल के आज काम कर रहे हैं, बीजेपी भी। और कोई बीजेपी के बड़े नेता इस प्रकार से शरद पवार जी और नितिन राज ठाकरे जी से बात करेंगे खुलेआम और उनका समर्थन करेंगे, तो उस पर हमारा जो ग्रैंड अलायंस है उसमें असर हो सकता है। शिवसेना से टूटकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अस्तित्व शिवसेना के कंधों पर चढ़कर ही बच सकता है। शायद इसीलिए राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात से उद्धव ठाकरे नाराज हैं, क्योंकि उद्धव को पता है कि उनके पिता की उंगली थामकर बड़े हुए राज ठाकरे बीजेपी की उंगली पकड़कर उन्हीं का रास्ता रोकेंगे। जिया न्यूज रिपोर्ट। और इस मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े दिल्ली से इस चर्चा में शामिल रहेंगे, और इनके अलावा मुंबई से हमारे साथ अवधूत वाघ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता अभय दुबे भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा शिवसेना नेता नीलम मोरे भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बीजेपी नेता अवधूत वाघ से। वाघ साहब, क्या वजह है राज ठाकरे से गडकरी जी की मुलाकात शिवसेना को रास क्यों नहीं आ रही? देखिए, ऐसा है कि 1995 में जब पहले बात हम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन सत्ता पे आया, तब हमें 29% वोट मिले थे जी। 1999 में जब हम लोग हार गए थे तब हमें 32% वोट मिले थे। 3% वोट बढ़ने के बाद भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विरोध के जो वोट थे
उसका जो ध्रुवीकरण हुआ, इसके लिए हमें पराभव से सामना करना पड़ा। होता है क्या कि इलेक्शन में जब तक बैलेट बॉक्स में लास्ट बैलेट जाता नहीं, तब तक हर एक पार्टी, हर एक उम्मीदवार और हर एक नेता अपना पक्ष कैसे जीते इसके लिए काम करता है। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई और हमारे दो गठबंधन के और दो पक्ष, इनकी जो एनडीए है, इसके ज्यादा से ज्यादा खासदार दिल्ली में जाना चाहिए, इसके लिए सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और उसमें ही हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, उसके बाग लिए साहब, कुछ हम किसी आपसे को बुरा समझना लगने की ये कुछ चाह बात ही रहे नहीं। हैं कि आप एनडीए का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना की रिजर्वेशन है। आपके नेता राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं या फिर राज ठाकरे का नाम लेते हैं तो शिवसेना गुस्सा दिखाने लगती है, नाराजगी जाहिर करने लगती है। हम इसकी वजह समझना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या शिवसेना नहीं चाहती कि एनडीए का जो दायरा है वो बढ़े? क्या शिवसेना नहीं चाहती कि जो सीटें कट सकती हैं वो सीटें ना कटें, जो वोट कट सकते हैं वो ना कटें? दिक्कत यहां पर क्या है? जो बीजेपी सोच रही है उस सोच के हिसाब से शिवसेना की सोच मैच क्यों नहीं कर पा रही है? एनडीए में शिवसेना यह एक प्रमुख अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, ये सबसे जूना पार्टनर है। इस पार्टनर के साथ आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के साथ हम लोगों ने सत्ता चलाई है, महाराष्ट्र में सत्ता चलाई है, मुंबई के महानगर पालिका में हम लोग सत्ता में हैं। और शिवसेना की सोच और भारतीय जनता की सोच कुछ अलग नहीं है, दोनों भी चाहते हैं। लेकिन अवधूत कि साहब, समस्या तो यही है पिछले कि 15 आप बरस ये में- कह रहे हैं कि आपके विचार एक है, आपकी सोच एक है, आप परंपरागत साथी भी रहे हैं, फिर आपको किस बात का डर है? बिल्कुल शिवसेना पर क्या अकेले आपको भरोसा हमें नहीं तो है? किसी का भी डर नहीं है। नहीं, हमारा पूरा भरोसा है, हमारा शिवसेना के ऊपर पूरा भरोसा है, शिवसेना का हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। चलिए सीधे हम रुख करते हैं। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, जो बीजेपी जिस तरीके से चीजों को देख रही है, उनका मूल्यांकन कर रही है, एक आभास ये होता है कि बीजेपी को डर है कि जो स्थिति विधानसभा चुनाव में एमएनएस की वजह से बनी थी, वो स्थिति लोकसभा चुनाव में कहीं ना खड़ी हो जाए। लेकिन ये बात शिवसेना को क्या नहीं दिखाई दे रही है, क्या नजर नहीं आ रही है? क्योंकि जो घाटा हुआ था, जो चोट लगी थी विधानसभा चुनाव में, वो शिवसेना को भी लगी, वो बीजेपी को भी लगी। अगर एमएनएस को माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन गई थी। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि यदि एमएनएस नहीं होती तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार होती। पिछले लोकसभा चुनाव में जो मुंबई में शिवसेना बीजेपी वॉश आउट हुआ, वो भी नहीं होता। और पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि एक आध सीट बड़े मुश्किल से एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को मिलती। लेकिन इसको, ये जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का झगड़ा है, इससे परे भी जाना पड़ेगा। हमारे मित्र है बीजेपी के, वो इस बात को बता नहीं पा रहे या बताना नहीं चाहते, हो सकता है उनकी मजबूरी है। ये भाजपा के अंदरूनी झगड़े को, आंतरिक कलह से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के बीच में बटी हुई है जी। नितिन गडकरी राज ठाकरे के साथ है, गोपीनाथ मुंडे उद्धव ठाकरे के साथ है। शरद पवार जब मोदी से मिलते हैं तो नितिन गडकरी बीच में होते हैं, तो ये बात उद्धव ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे को समझ में नहीं आती। जब राज ठाकरे के साथ नितिन गडकरी ने बात की तो ये बात गोपीनाथ मुंडे को भी समझ में नहीं आती, ये बात उद्धव ठाकरे को भी समझ में नहीं आती। ये कहीं ना कहीं आंतरिक लड़ाई है जो इस पे पूरा बिल्कुल। और वानखेड़े साहब, इस अंतरिम लड़ाई में जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है। यहाँ पर शरद पवार से मुलाकात हो जाती है गुपचुप तरीके की नरेंद्र मोदी से, उसके बाद नितिन गडकरी मिल लेते हैं राज ठाकरे से। सवाल ये है, कंफ्यूजन क्यों है बीजेपी के अंदर? नितिन गडकरी ने यदि प्रपोजल दिया जी, ये डिवीजन इसलिए है कि ये सत्ता की लड़ाई है, और गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी ये पार्टी के दो
छोर है और ये दोनों इकट्ठा, मुझे लगता है राज ठाकरे को एनडीए के लाने के पहले नितिन गडकरी और मुंडे को इकट्ठा बैठ के काम करना पड़ेगा। चलिए जब वो अशोक इकट्ठा जी बैठ के काम लौटते हैं करेंगे आपके तो पास, सीधे हम रुख कर लेते हैं वाघ साहब का। वाघ साहब, ये बात उद्धव ठाकरे ने भी अपने लेख में कही है, जो उन्होंने सामना में लिखा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कम्युनिकेशन गैप है। क्या वाकई कम्युनिकेशन गैप है या फिर बीजेपी दो हिस्सों में बटी हुई है जब बात शिवसेना और एमएनएस की आती है? तो पहली बात है कि शिवसेना के मुखपत्र में जो कुछ छपा हुआ है उसके ऊपर कमेंट करना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखपत्र है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के इकाई में आदरणीय नितिन जी गडकरी और आदरणीय गोपीनाथ जी मुंडे, ये दोनों में कुछ भी कलह नहीं है। इसीलिए आप यदि हमारे पहली लिस्ट देखी होगी, जी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से प्रसारित की हुई लोकसभा कैंडिडेट की पहली लिस्ट देखी होगी, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट वो महाराष्ट्र से आए और महाराष्ट्र के पहले ही लिस्ट में 14 से ज्यादा गडकरी और कैंडिडेट राज हमने ठाकरे घोषित की किए। मुलाकात को तो- लेकर क्या पूरी पार्टी एकमत थी? नहीं, बिल्कुल। देखो, ऐसी है कि नितिन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र के इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र में 20 बरस से ज्यादा आमदार रह चुके हैं और वो एक राष्ट्रीय नेता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने किसी से बात करना, किसी से मुलाकात करना, वो उनका खुद का निर्णय है और हमें हमें बिल्कुल मालूम है कि गडकरी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी के हित के लिए कर रहे हैं, एनडीए के हित के लिए कर रहे हैं और कांग्रेस लेकिन और राष्ट्रवादी को अवधूत जी, गाड़ने सवाल के यहाँ लिए पर कर ये रहे है, हैं। नितिन गडकरी उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक, कि आप जो है अपने उम्मीदवार कम उतारिए, आप लोकसभा चुनाव मत लड़िए क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, आप मत लड़िए क्योंकि हम हार जाएंगे। ये क्या, ये इस तरीके की बातें आप पब्लिक के बीच इस तरह की बातें अगर जाती है तो इसका क्या संदेश गलत नहीं पड़ेगा? नहीं, मीडिया में जो खबरें आती है उसके ऊपर टिप्पणी करना है, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। गडकरी साहब ने क्या कहा है उसके बारे में हम यदि चाहते हैं तो बात करें। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं कि आप कम सीटें लड़ो और ज्यादा सीटें लड़ो। भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है कि नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाना, महाराष्ट्र में ज्यादा वाघ साहब लौटते हैं आपके पास लौटेंगे। इस समय हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अभय दुबे भोपाल से इस चर्चा में शामिल हो गए हैं और उनके अलावा हमारे साथ नीलम मोरे बीजेपी के नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। नीलम जी, अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नीलम जी, सवाल मेरा आपसे है, क्या वजह है शिवसेना राज ठाकरे को लेकर आप क्यों नहीं, जी नीलम जी, क्या वजह है कि राज ठाकरे को लेकर शिवसेना इजी फील नहीं करती है? अगर एनडीए में राज ठाकरे आते हैं तो दिक्कत क्या है? देखिए, पहले ना आप जानते नहीं हो क्या, पता नहीं मुझे, मेरा नाम नीलम गोरे है, GORHE, नीलम मोरे नहीं है। आपको ये कुछ तकलीफ लेनी चाहिए जब आप किसी को स्पोक्स पर्सन बुलाते हो तो पूरा नाम क्या है उसकी जानकारी लेना भी आपका फर्ज बनता है। देखिए, बात ऐसी है कि ये सब हमारे पार्टी का अंदरूनी मामले है, बीजेपी और शिवसेना के साथ में जो बातें हो रही है, कौन किसको यहाँ आ सकता है या उसमें का बारे में क्या भूमिका है, वो तो मुझे लगता है सबसे तो बड़ा चुनौती है महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट है, इसको उनको हटाने की कोशिश हो रही है। और आपको चाहिए कि हमारे पार्टी का जो रवैया है या हमारे पार्टी की जो नीति है, जो जब तक हमारे पार्टी चीफ उद्धव जी ठाकरे इसके बारे में कुछ स्पष्ट बात नहीं करते हैं, तब तक आपको इसके बारे में दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलानी है तो आप चला सकते हो, लेकिन हमारी जो भूमिका है वो पार्टी की जो अलग अलग मीटिंग रहती है उसमें अडवाणी साहब है, राजनाथ सिंह जी है, सबके सामने हो गई है और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ विशद नहीं करना नीलम जी, एक जो एनालिसिस सामने आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने जो वोट काटे थे या एमएनएस की वजह से शिवसेना बीजेपी गठबंधन सत्ता से दूर रह गया था,
क्या ये डर आपके जहन में नहीं है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति, ऐसे हालात बन सकते हैं? देखिए, आप एनालिसिस करते हो तो 2009 का चुनाव और 2014 का चुनाव, उसमें काफी कुछ अंतर है। जी। एक तो पहली बात है, डर का सवाल ही नहीं, हम किसी से डरने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरी बात उसमें है कि दिल्ली में और दूसरे राज्यों में जिस तरीके से आज अच्छा लोगों का समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कांग्रेस के विरोध में आया है। और मैं ये भी जरूर कहूंगी कि दिल्ली में तो वोट्स आप और बीजेपी, इसमें अगर हम सोचते हैं तो एंटी कांग्रेस वोट जो है वो बहुत बड़ा है। जी। और जो लोग बीजेपी को समर्थन ना करते हुए जैसे आ गए आप जैसे लोग, तो ये अभी महाराष्ट्र में ये परिस्थिति है कि जो थर्ड फ्रंट है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस, इनको छोड़ के राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी जिसमें शिवसेना है, इनको छोड़ते हुए जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, उनकी जो शक्ति है वो दिन ब दिन सीमित हो रही है। यही बात स्पष्ट है। जो कम्युनिस्टों की हालत हो गई है, जनता दल और सोशलिस्ट लोगों की हालत हो गई, और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप महायुति के सामने आया है, नंबर 2। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि तब की जो बात थी, उसके बाद में कई महानगर पालिका और दूसरे भी चुनाव हो चुके हैं, और लोगों के बाद में अभी पोलराइजेशन बहुत जोरों से हो रहा है, और इसीलिए रामविलास पासवान जैसे भी शक्तियां एनडीए के साथ है, और इसीलिए हमें यह लगता है कि ये वोट का बंटवारे का जो सवाल है ना, तो बहुत छोटी बात है। क्या जहन में शिवसेना के ये भी बात आती है कि जो सियासत का तौर तरीका शिवसेना का है, और क्या राज ठाकरे उसके पैरेलल कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अगर राज ठाकरे को एनडीए में शामिल किया जाता है तो वो शिवसेना की जमीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये एक विचार है जो रोकता है शिवसेना को एमएनएस के करीब आने से, या फिर एमएनएस को एनडीए में आने से? मुझे क्या लगता है कि आप महाराष्ट्र के विधिमंडल का जो हमारा हमेशा काम करने का तरीका है वो शायद जानते नहीं है। थोड़ा आपका भी राजकीय साक्षरता जरूरी है। अभी 5 साल होने को आए, मनसे के 11 विधायक चुनने के आने के बाद में हम लोग हमेशा हर विषय पर, किसानों की खुदकुशी हो, महंगाई हो, टोल हो, शिवसेना, बीजेपी और मनसे साथ में हम लोग विधिमंडल में काम करते हैं। हमारे मीटिंग में बाला नांदगांवकर और नितिन सरदेसाई बैठते हैं, हम साथ में, हम उनका जब उनको सस्पेंड किया गया तो हमारे शिवसेना के विधायक उनके साथ, बीजेपी के साथ हम लोग लड़ रहे थे, और जब शिवसेना के लोगों का निलंबन किया तब बीजेपी और मनसे हम लोग साथ में थे। तो मुझे क्या लगता है कि आप जो अभी आप हिंदी चैनल हो, नहीं, हिंदुस्तान नीलम को जी, हमारा नक्शा दिखा रहे हो, बात तो यही है कैसे दिखा कि रहे हो देखिए, कि सवाल ये इसीलिए था कि आप शायद इसी रेफरेंस में बात करेंगी कि जो आप सरकार के खिलाफ जब भी मोर्चे की बात आती है तो मनसे आपके साथ होती है, एमएनएस आपके साथ होती है, लेकिन बात जब आती है गठबंधन की, चीजें वहां पर जाकर क्यों गड़बड़ा जाती हैं? सवाल यहां पर इसलिए उठाया गया। ये बीजेपी मनसे विधिमंडल में साथ में ही काम करते हैं। आपके जो श्रोतागण हैं, आपके जो लोग हैं, उनके गलतफहमी ना हो, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। अभी सवाल आता है, हर पार्टी को अपनी पॉलिटिकल लाइन चुनने का अधिकार है, इसीलिए राज ठाकरे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में वो सोचे। और भारतीय जनता पक्ष जब तक शिवसेना के साथ में, शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी में है, तब तक तो बात होगी ना। कोई एक पार्टी ऐसे डिसीजन नहीं कर सकती है। और राज ठाकरे अगर बीजेपी अपने हिस्से की सीटों में से, जो आपके बीच अलायंस हुआ है, अगर बीजेपी अपने हिस्से की सीटों में से राज ठाकरे को कुछ सीटें देती है तो भी क्या शिवसेना को आपत्ति होगी? मुझे क्या लगता है, आप तो मुझे तो ना इतना फार्स लग रहा है आपका जो शो है ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है। आपने नवा काल में पढ़ा था, राज ठाकरे खुद पूछ रहे हैं बीजेपी। जी नीलम जी, लगता संपर्क हमारा टूट गया है। नीलम जी टूट गया है। अशोक जी के पास जाना चाहेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से आपने बातें यहाँ पर सुनी, बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हमारी जो गठबंधन है उसकी नीति बिल्कुल साफ है। तो क्या गठबंधन का मामला और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो है, ये दोनों अलग अलग चीजें एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती हैं क्या? मैं थोड़ा सा इसके पहले नीलम गोरे ने जो कहा था उसके बारे में कहूंगा। जी, नीलम जी बार बार कह रही है, या तो आप हिंदी चैनल है इसलिए आपको पता नहीं है, महाराष्ट्र का विधिमंडल में क्या होता है ये पता नहीं है। मैं नीलम गोरे को ये बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में बैठे हैं लेकिन महाराष्ट्र के बारे में जानकारी रखते हैं।
आप गठबंधन की बात करते हैं, आप बिहार में रामविलास पासवान आने का स्वागत करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे को मोदी ने पूछा था रामविलास पासवान को लेने के पहले? जी बिल्कुल। जब आपको पूना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शरद पवार के पार्टी के साथ जाना पड़ता है, तब क्या आपने बीजेपी को पूछा था कि हम हमारे शरद पवार के साथ जाएंगे? आपको पता है शायद, जो उद्धव जी को मालूम नहीं, आपको पता है। जब ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको एमएनएस की जरूरत पड़ती है, तब आपने पूछा था मोदी को या बीजेपी को कि हम उनके साथ जाए कि नहीं जाए? आपको क्या मालूम है? देखिए, मुझे क्या सवाल ऐसे कई है नीलम जी। सवाल यह है कि ये आप बात मानिए, ये बात मानिए कि लगातार हो रहे चुनाव में राज ठाकरे के मत प्रतिशत बढ़ रहा है। तो आप, मुझे तो लगता है कि सवाल नहीं, सवाल ये जो है, आप ये जो नेताओं का एक फैशन हो गया है कि पत्रकारों को कुछ पता नहीं होता, पत्रकारों को सब पता होता है शिवसेना में क्या चल रहा है। क्या राज ठाकरे, क्या आपने ये कहा कि 2009 और 2014 में बहुत फर्क है? बताइए इंडिया का क्या होने वाला है? आपको सर्वज्ञानी है। 2014 से 2014 में ब्रह्मदेव जी से आपको बड़े हैं, आप एनडीए को जान रहे हैं, तो फिर लोगों को चुनाव करने की जरूरत नहीं है। आपका चैनल सब जान रहा है। देखिए नीलम जी यहाँ पर सवाल चैनल जानने का नहीं है। जब आपको आईना दिखा लिया तो आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। नीलम जी यहाँ पर भविष्यवाणी की बात है ही नहीं, यहाँ पर भविष्यवाणी की बात नहीं है। महाराष्ट्र में यहाँ पर बात ये हो रही है कि सियासी तौर पर अगर कुछ आपका सहयोगी दल आगे बढ़ रहा है, अगर सियासी तौर पर आपके जो साथ में बीजेपी है वो आगे बढ़ रही है, हम दरअसल समझना चाह रहे हैं, हम आपसे ही समझना चाह रहे हैं। चलिए हमने मान लिया हम अल्पज्ञानी हैं, हम आपसे ही समझना चाह रहे हैं, क्या ये बात सत्य नहीं है कि विधानसभा चुनाव में अगर एमएनएस नहीं होती तो आप और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेते? क्या ये बात सही नहीं है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में अगर एमएनएस नहीं होती तो मुंबई की 3 या 4 सीटों पर आपके कैंडिडेट हारते नहीं? संजय निरुपम का उसमें एग्जाम्पल है, एनसीपी के कैंडिडेट हैं उनका एक एग्जाम्पल है जो मात्र 5.5 या 2,500 वोटों से जीते थे, और ये सब कुछ एमएनएस की वजह से हुआ था। क्या ये बात सही नहीं है कि आज एक आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर के तौर पर उभर रही है? और एक परान जपे की ये सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी। जी नीलम जी अब आपसे जवाब चाहेंगे, नीलम जी आपसे अब जवाब चाहेंगे। आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, आपकी बात का निचोड़ ये निकलता है कि एमएनएस कोई फैक्टर ही नहीं है, एमएनएस कोई फैक्टर ही नहीं है। आप ऐसे बात कर रही है लेकिन आंकड़े सामने आपके, आप उन आंकड़ों को तो नहीं झुटला सकती हैं। मैंने आपको ये कहा, कुल मिला के 40 से 50 सीटें ऐसी थी जहां पर अगर एमएनएस नहीं होती तो शिवसेना बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया होता। आप देखो, आपने 100 सेंटेंस बोले हैं जी। मुझे लगता है कि आप किसी मार्केट में बैठे हो या जैसे मछुआरे को बेचने वाले बात कर रहे हैं। मैंने देखा आपने 50 सेंटेंस बोले, मुझे एक भी सेंटेंस नहीं बोलने दिया। नहीं आप बोलिए, बिल्कुल स्वागत है आपका। लोगों को बोलने नहीं आता है, आप बहुत होशियार हो। आपको क्या लगता है? तो आप चुप रहो, अभी 1 मिनट पूरा चुप रहो, मुझे 10 सेंटेंस बोलने दो, बाद में मुझे दूसरे शो पे भी जाना है। मैं बिल्कुल आप पे गुस्सा नहीं हूं, लेकिन आप जो प्रेक्षक वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, मेरा ये सीधा सीधा सवाल है और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुद्दे से 2009 में जो चुनाव हुआ उसी तरीके से ही हर देश में, महाराष्ट्र हो या नहीं तो बिहार हो, उसमें उसी तरीके से चुनाव होगा, ये आप कैसे कह सकते हो? नया वोटर आया है, उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के लोग अभी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी एक अलग से और आक्रामक तरीके से यहाँ उनका नेतृत्व लाया गया है। उसी के साथ साथ अलग अलग चुनाव है, उसमें हम लोग जीत चुके हैं अलग अलग चुनाव। मुंबई महानगर पालिका भी मनसे को कितनी सीटें आई, आप बार बार वही दोहराते। मुझे तो लगता है कांग्रेस और एनसीपी चाहती है कि इस तरीके की बात करते हुए वोट्स का बंटवारा होकर शिवसेना बीजेपी को सदमा पहुंचे, इसीलिए उनका जो घसी पिटी आर्गुमेंट है, मुझे लगता है 2014 के लिए कुछ तो और सोच लीजिए। चलिए नीलम जी लौटते हैं आपके पास लौटते हैं। आपने बात की है कांग्रेस और एनसीपी की रणनीति की। अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, क्या पर्दे के पीछे से कांग्रेस पूरा खेल खेल रही है? देखिए अनंत जी, मैं आपकी चर्चा अभी सुनना प्रारंभ किया है। हाँ, पर ये बिल्कुल बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एमएनएस में वैचारिक समरसता प्रारंभ से है। 60 के दशक से देखें तो बाला साहब ठाकरे जो मार्मिक निकाला करते थे, उसमें उन्होंने 2 आंदोलन हाथ में लिए थे, गुजरातियों को बंबई से भगाने का, एक दक्षिण भारतीयों को। उन्होंने कहा पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ,
आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर के उन्होंने ऐसे ही वैचारिक विषयों को प्रसारित करना प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी ने मौन सहमति दी। भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी यह है कि समूचे राष्ट्र में 4 राज्यों में उनकी सरकार है, 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 8 राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं। जो 23 क्षेत्रीय पार्टियों का एनडीए गठबंधन था वो 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन मात्र रह गया। इसलिए जो नैराश्य का भाव भारतीय जनता पार्टी में है तो वो हर संभव कोशिश करती है कि जिनका सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसे छोटे दलों को भी संपर्क कर लिया जाए। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है तो ये देखना होगा, जो नैतिकता कहती है गठबंधन की, उसमें शिवसेना महाराष्ट्र में इस गठबंधन का बड़ा राजनीतिक दल है। उसके पास लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसलिए डिसाइसिव रोल नैतिकता के नाते उसको निर्णय लेना चाहिए। अभय जी, आपका तो इसमें बेनिफिट है ना, कांग्रेस का तो बेनिफिट है इसमें। अगर राज ठाकरे अलग से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस इसका एक मीठा परिणाम 2009 लोकसभा चुनाव में देख चुकी है, विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। तो कांग्रेस को तो शायद मन में यही होगा कि अच्छा है ये गठबंधन ना हो पाए, राज ठाकरे जो है बीजेपी के पाले में ना जा पाए। अनंत जी, इससे बड़ा प्रश्न यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो समूचे का दावा करती है, जो नरेंद्र मोदी जी की वेव की बात करती है, आज ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि वो ऐसे मापदंडों को अपनाने पर आमादा है जो कि कोलिशन के लिए नैतिकता के आधार पर खड़े नहीं है। आप देख लीजिए, बिहार में भी यही परिस्थितियां बनी कि एलजेपी को साथ में लाने से उनके जो खुद के राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्टेज तक साझा नहीं किया। यहां शिवसेना भी इस भारतीय जनता पार्टी के इस कृतित्व को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। तो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों का अलायंस है। और मैंने कहा कि 14 आप ये देख लीजिए, 18 राज्य देश में हैं, 14 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें 0 हैं और वो लगभग 200 सीटें होती है अगर वेस्ट बंगाल को भी शामिल कर ले, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो इसलिए जो पेशानी पर सल दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की, आज इनको इस गलती का आभास होने लगा है कि नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शन से ये स्थितियां निर्मित हुई कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी साथ आने को तैयार नहीं है। इसलिए अब ये हर संभव कोशिश चलिए अभय जी, लौटते हैं आपके पास इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ वाघ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि नीलम जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल नहीं है। हालांकि जब इस मसले को लेकर उनसे सवाल जवाब हो रहे थे तो काफी उखड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उनको कहीं जाना था शायद, इसलिए वो हमारे साथ थोड़ी ही देर इस शो में रह पाई और अब हमारे साथ वो इस चर्चा में शामिल नहीं है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बीजेपी से सवाल ये उठेगा, क्या बीजेपी डरी हुई है? क्या बीजेपी को डर इस बात का है कि कहीं आम आदमी पार्टी और एमएनएस की वजह से खेल बिगड़ ना जाए? लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और आज चर्चा हो रही है गठबंधन की सियासत के दौर में महाराष्ट्र की। गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात हुई, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब से कुछ देर पहले शिवसेना की नेता हमारे साथ नीलम जी मौजूद थी, लेकिन अब वो हमारे साथ इस चर्चा में नहीं है क्योंकि उनको कहीं जाना था, लिहाजा पहले हिस्से में वो चर्चा में शामिल रहीं। लेकिन इस पूरे की पूरी मुलाकात को लेकर सियासी जो गतिविधियां हैं, हलचल किस रूप में सामने आई, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम आप जिक्र करते हैं उद्धव ठाकरे के उस लेख का जो उनके मुखपत्र सामना में छपा है। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात को लेकर भड़के शिवसेना प्रमुख के सीधे निशाने पर आए हैं बीजेपी के नेता नितिन गडकरी। सामना में लेख लिखा है, निशाने पर उन्होंने बीजेपी नेता को लिया है और कहा है कि बीजेपी में कम्युनिकेशन की कमी है। अखबार में छपा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना आरपीआई की महागठबंधन पर बीजेपी के नेताओं में ही एक विचार नहीं है, बीजेपी में कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी ओर नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शरद पवार और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की प्रशंसा भी कर रहे हैं। ये सब बीजेपी का अंदरूनी मामला है। हमारा गठबंधन कांग्रेस एनसीपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। हमारी नीति स्पष्ट है। अगर बीजेपी को कोई भी नेता कांग्रेस और एनसीपी के किसी भी नेता का प्रचार करता है तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो ये लेख है सामना का।
और इस लेख के जरिए उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है बीजेपी पर और जिक्र किया गया है नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात का। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे अवधूत वाघ साहब का, जो कि बीजेपी के नेता हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वाघ साहब, सवाल ये है, क्या एमएनएस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहले केवल एमएनएस थी लेकिन अब एक फैक्टर आम आदमी पार्टी का भी उभर रहा है, तो क्या बीजेपी इसको लेकर डरी हुई है? और जो बीजेपी को डर है कि वोट कट सकते हैं, उस डैमेज को कंट्रोल करने की यहां पर कोशिश हो रही है क्या ऐसी मुलाकातों से? क्या आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे दूं उससे आपको आनंद होगा? मैं हाँ बोलूं तो आपको आनंद होगा कि ना बोलूं तो आनंद होगा? हम तो सर समझना चाह रहे हैं, ये बात आनंद की है ही नहीं। ये बात आनंद की है ही नहीं, ये तो बात समझने की है कि दरअसल इस मुलाकात के मायने क्या है। हम समझना ये चाह रहे हैं कि क्या वो विजन था, क्या वो दर्शन था जो गडकरी साहब मिलने के लिए पहुंचे? तो यदि आपको समझना है तो कृपया समझ के ले लीजिए। 5 बरस पहले जो लोकसभा की इलेक्शन हुई, तब यह इलेक्शन महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने लड़ी, और तो भी हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से जीत के आए जी। रामदास जी आठवले उस समय यूपीए में थे, आज वो हमारे साथ है जी। लास्ट टाइम राष्ट्रीय पक्ष के जो हमारे नेता है, वो टाइम वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, आज वो हमारे साथ है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी ने जो इलेक्शन लड़ी थी, वो भी ऑलमोस्ट ना यहां थे ना वहां थे, आज वो हमारे साथ आई है। 5 बरस में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ और 3 मुख्य पक्ष जुट गए हैं जी। हमारी शक्ति बढ़ी है जी। और जब हमारी शक्ति बढ़ी है तो डरने की बात क्या है? आज हम 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से 100% जिताकर हम एक सवाल दिल्ली में भेजने की बात कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। राज ठाकरे जो कि नरेंद्र मोदी को सीधे अपने निशाने पर लेते हैं, कहते हैं कि अगर वो पीएम कैंडिडेट हैं तो गुजरात से बाहर निकले, गुजरात के बाहर बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, उसके बाद फिर आप उन्हीं के साथ समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं। बातचीत में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन तरह तरह की खबरें जरूर आ रही हैं। तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपना कद इतना बड़ा कर दिया है। 3 दफे गुजरात में लगातार मुख्यमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक, आप जहां भी जाइए वहां नरेंद्र मोदी ने अपना खुद फैन फॉलोअर्स तैयार किए हैं, अपनी छवि तैयार की है। विकास का नारा लेके और गुजरात का मॉडल सामने रख के आज युवकों से लेके वयस्कों तक, मर्द हो या औरत हो, न्यू वोटर हो या पारंपरिक वोटर हो, आज सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो इसीलिए आप परंपरागत जो आपके साथी हैं उनको नाराज करके भी राज ठाकरे का साथ लेना चाह रहे हैं। परंपरागत जो आपके साथी हैं उनको नाराज करके भी आप चाह रहे हैं कि राज ठाकरे आपके साथ आ जाए, कि कहीं उनसे नुकसान ना हो जाए। आप सोच रहे कि हमारे परंपरागत साथी नाराज है। हमारी यह साफ भूमिका है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसका हमारा रिलेशन शिवसेना के साथ आज नहीं है, सदियों से है। यदि इस संगठन में किसी को और लेना है तो उद्धव जी को पूछे बगैर यह निर्णय नहीं लेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, यह भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। हमारे पास जो रामदास जी वाघ जी आपके पास लौटते हैं। सीधे हम रुख करते हैं अशोक वानखेड़े जी का। अशोक जी, आपने वाघ साहब की बात सुनी है और इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से सियासत गरमाई है, क्या उसकी प्रतिक्रिया में ये बातें सामने आ रही हैं? क्या इस चैप्टर को क्लोज मान लिया जाए? सवाल ये भी है, और सवाल ये है कि क्या कोई गुंजाइश आपको चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, क्योंकि जो नीलम जी बात कर रही थी वो चुनाव के बाद की बात कर रही थी कि विधानमंडल में हम एक साथ रहते हैं सरकार के खिलाफ, वो चुनाव के बाद की स्थिति है। तो क्या लगता है कि ये साथ चुनाव से पहले हो ना हो, चुनाव के बाद हो सकता है? स्थिति क्या बनती नजर आ रही है?
सवाल है, जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है और अभी ये महाराष्ट्र तक यदि हम सीमित रखें तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी कोई नैतिकता बची हो। और हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले साल में अपने विपरीत विचारधारा के पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, चाहे जिला परिषद का मामला हो, चाहे कॉरपोरेशन का मामला हो, या चाहे किसी ग्राम पंचायत का मामला हो। बात अभी दुबे जी कह रहे थे और कांग्रेस का इतिहास बता रहे थे और बता रहे थे कि हम 3-3 बार जीत के हम इतनी लगातार सत्ता में हैं महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी सिंपल सी। राज ठाकरे जो पिछले 6 महीने से खाली बैठे हुए थे, उनको टोल टैक्स वाला इशू किसने हाथ में पकड़वाया? क्या महाराष्ट्र की सरकार इतनी निकम्मी हो गई कि राज ठाकरे के गुंडे सरेआम पूरे राज्य को रास्ता रोक के इस पे पकड़ते हैं, यानी गन पॉइंट पे लेते हैं और सरकार कुछ नहीं करती? फिर उनको अरेस्ट करने के बाद दूसरे दिन सरकार कुछ टोल का टैक्स माफ कर देती है। तो क्या ये अंदरूनी एक दूसरे के साथ मिली भगत नहीं थी? चलिए अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी, जो सवाल पहले उठा था वो सवाल एक बार फिर से अशोक जी ने उठाया है। क्या राज ठाकरे को लेकर पटकथा कांग्रेस ही लिख रही है और कांग्रेस को इसी में फायदा नजर आता है कि राज का कद बढ़े? देखिए अनंत जी, उस समय भी जब हमारी इस विषय पर चर्चा हुई तब मैंने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि हम लोगों ने अग्रणी भूमिका ली है प्रत्येक राष्ट्र में कि ऐसे जो असामाजिक गतिविधियां हैं उसके खिलाफ हम स्टैंड लेंगे। हाँ, अगर जहां ये महाराष्ट्र में तो अभय जी, महाराष्ट्र में तो पुलिस स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आती है। सरकार ऐसा लगता है कि तमाशा देख रही है, राज का शो चल रहा है और सरकार तमाशा देख रही है। साफ तौर पर लगता है, चाहे वो उत्तर भारतीयों का मसला हो, चाहे वो टोल नाकों का मसला हो, जब राज ठाकरे के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार उस शो को देखती हुई नजर आई है। और एक निश्चित सीमा के बाद पुलिस हरकत में आती है, एक निश्चित सीमा के बाद सरकार हरकत में आती है और कहीं नहीं लगता कि कानून का पालन हुआ। ऐसा लगता है कि राज ठाकरे की शर्तों पर चीजें आगे बढ़ी हैं। यह मैसेज क्यों दिया जाता है? देखिए अनंत जी, ऐसा नहीं कि ये एमएनएस ने पहली बार ऐसा किया हो। शिवसेना ने भी हमने देखा है कि कई मीडिया के कार्यालयों पर आक्रमण किया है और उसके बाद कार्रवाई हुई है। तो ये आरोप अगर फिर भी कांग्रेस पर आप लगाना चाहते हैं तो हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं अभय जी, ना आरोप लगाने की मंशा है। हम तो वो बात कह रहे हैं जो सामने आई है, हम तो वो बात कह रहे हैं जो सामने आई है और जिसको लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं, सरकार की सोच पर सवाल उठे, नजरिए पर सवाल उठे और मकसद पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर इसका मकसद है क्या? क्या इसका मकसद चुनाव नहीं है? अनंत जी, हमारा मकसद साफ है। हमने अपना अलायंस किया, हमने अपनी रीति नीतियों का निर्धारण करके इस राष्ट्र में अग्रणी भूमिका हमको तय करनी है, उस बात को स्पष्ट रूप से रखा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जब वो एमएनएस जैसे एक मैंने कहा कि जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है उससे बात करते हैं, तब वो क्यों भूल जाते हैं कि समूचे देश में जहां 39 सीटें तमिलनाडु में है, जयललिता इनसे दामन छुड़ा लेती है, ममता बनर्जी जहां बंगाल में 42। अभय जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अभय जी, ये सवाल आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल एमएनएस के संदर्भ में कांग्रेस को लेकर उठते रहे हैं, सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या एक चुनावी सियासत कांग्रेस के जहन में नहीं घूम रही है? मैं स्पष्ट, हमारी दृष्टिकोण में एमएनएस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार अपनी सांप्रदायिक विचारधारा के राजनीतिक दल हैं, उनमें आपस में समरसता है। जैसा मैंने कहा कि गुजरातियों के खिलाफ, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ और बिहारियों के खिलाफ शिवसेना ने जो आक्रमणकारी रवैया अपनाया, एमएनएस ने जो अपनाया, उस पर मौन साध कर भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। ये इनकी विचारधारा है, ये साथ भी आते हैं तीनों, तो कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको तो ये आश्चर्य होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के
नेतृत्व की व्याख्या बढ़ चढ़ के करती है, आज वो उसको पछतावा हो रहा है कि ये निर्णय उन्होंने क्या ले लिया कि हमको छोटे छोटे राजनीतिक दल भी अपने समरसता स्थापित करने के लिए, अपने अलायंस के लिए नहीं मिल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये वक्तव्य दिया कि तीसरा मोर्चा नहीं आना चाहिए। ये इस बात स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, इन्होंने इसकी मीमांसा की है कि भारतीय जनता पार्टी अब्दुल जी से इसका जवाब ले लेते हैं अनंत। अब्दुल जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? नरेंद्र मोदी की छवि इतनी बढ़ रही है, इसका गुणगान लगातार पार्टी कर रही है, फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ जा रही है? मैंने तो स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में हम किसी को अछूत नहीं मानते। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जब तक कि महाराष्ट्र में की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की भ्रष्ट सरकार को गाड़ने के लिए जो हमें साथ देगा, सभी का हम स्वागत करते हैं। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे में ऐसा क्या नजर आ रहा है? मैंने बात पूरी नहीं की मैडम, मुझे बात पूरी करने दीजिए, बाद में आप जितने चाहे उतने सवाल आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी को गाड़ने के लिए जो हमारे साथ आ रहे हैं उनका सभी का स्वागत हम करते हैं। और दूसरी बात है, किसी भी नए दोस्त को महाराष्ट्र के एनडीए में लाने के पहले हम हमारे जो 5 मित्र हैं उनसे सलाह करके ही उनको प्रवेश देंगे, यही हमारी नीति है। जी, आपने कहा कि आपके लिए सियासत में कोई भी अछूत नहीं है, क्या शरद पवार भी नहीं? मैंने आपको क्या कहा वही मैं वापस दोहराता हूं। मुस्लिम लीग अछूत है क्या कांग्रेस के लिए? ये आप पूछिए, उनके गठबंधन का प्रतीक है। डीएमके भी उनके गठबंधन में थे कांग्रेस के, कभी एआईडीएमके थे। शरद पवार जी को लेकर लालू जी उनके गठबंधन, शरद पवार जी के साथ एक मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात काफी सुर्खियों में रही, हालांकि औपचारिक तौर पर उसे नकारा जाता रहा। शरद पवार को लेकर भी क्या कोई रिजर्वेशंस नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र की जब हम बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस 15 साल से इस महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार में डुबा के रखी है, तो उनके साथ कोई बात करने का सवाल ही नहीं। कल आप पूछेंगे कि क्या कांग्रेस के साथ भी अलायंस हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसका सीधा सा, बिल्कुल अब्दुल जी, सीधा सा मतलब ये है कि आप वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन ऑफ एनसीपी, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन ऑफ कांग्रेस। We want the people who are working against Congress and NCP to join hands with us, and there is nothing wrong. इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप बिना किसी मुद्दे को देखे ही आप सभी उन पार्टियों का समर्थन करेंगे जो कि कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ है, चाहे उनका मुद्दा जो भी हो, राजनीति करने का मुद्दा जो भी हो। और राष्ट्रवादी को गाड़ने के लिए जो लोग हमें समर्थन देगा, उसी सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सीधे चल लेते हैं अशोक वानखेड़े जी के पास। अशोक जी, जो बातें बीजेपी नेता वाघ साहब कह रहे हैं, मुझे क्या आपको लगता है? आज मुझे भाजपा के जो मित्र है, मैं उनका यदि उनका ही वीडियो उनको दिखाया जाए तो बड़ा व्यंग होगा। ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम राज ठाकरे को तभी एंट्री देंगे जब हम उद्धव ठाकरे को पूछेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि एनसीपी कांग्रेस को निपटाने के लिए जो भी साथ में आएगा उसको साथ में ले लेंगे। अब ये सवाल इनको ये तय करना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पेच बड़ा अजीब फंसा है कि मनसे और शिवसेना ये पारंपरिक दुश्मन है, ये साथ में नहीं आ सकते क्योंकि ये पारिवारिक झगड़े हैं जी। गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी, इनके झगड़े ये कंटिन्यू रहेंगे, चाहे कितने भी ये दावा करे कि हम साथ में हैं। पूरी पार्टी वर्टिकल स्प्लिट हुई है महाराष्ट्र में। एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे को सुबह से शाम तक कोसते रहती है। यदि नितिन गडकरी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो भाजपा के प्रवक्ता जो है वो निषेध करे शिवसेना के आज सामना के लेख को। उनके भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने नकारा कहा है अपने संपादकीय में। क्या गडकरी का या मोदी को जब उद्धव ठाकरे ने गलत कहा है तो क्या भाजपा ने कोई स्टैंड लिया है?
तो इसका मतलब जिस मोदी को आप लार्जर देन लाइफ समझते जी। हैं उसके खिलाफ जब उद्धव ठाकरे का अखबार लिखता है, वाघ साहब ये गठबंधन धर्म है या फिर शिवसेना का डर है? अध्यक्ष है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे तो ये गोपीनाथ कौन जी सा मुंडे, गठबंधन है? नितिन जी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस वाघ जी जो साहब ये गठबंधन का धर्म है, बीजेपी निभा रही है जो, या फिर डर है शिवसेना का? महाराष्ट्र का नेता नहीं, मैं प्रवक्ता हूं, पार्टी की भूमिका रखने यहां आया हूं। पार्टी के जो नेता है वो नेता इसके ऊपर टिप्पणी करे यदि वो चाहे तो, लेकिन आप सभी पत्रकारों का मैं सम्मान करता हूं। मुझे मालूम है कि आपको हमसे सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैं आदर करता हूं, लेकिन राजकारण में हम जो कर रहे हैं रोज आके आपको बताने की कोई जरूरत है ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। राजनीति के स्तर पर की जाती है। तो ये मानो कि शरद पवार के साथ आपकी मुलाकात हुई, आप पार्टी को लोगों को बताना नहीं चाहते। आप मानो कि राज ठाकरे के साथ पार्टी की मुलाकात हुई, नहीं बताना चाहते। तो ये हो गया, जो आपको बताना है, जो अच्छी बातें बताना है वो बताओगे, वो बताएंगे, जो नहीं कल दाऊद इब्राहिम से भी फंड लोगे तो बताओगे कि हम नहीं बताना चाहते। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ऐसा करके तो नहीं चलता ना। एक पॉलिटिकल पार्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। आप क्या बात करना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं। या दाऊद इब्राहिम की तुलना आप राज ठाकरे। चलिए अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक जी ये विषय से हम भटक रहे हैं। अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। और उसके साथ आपने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। मेरा महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है। भले शरद पवार जी हमारे विरुद्ध खेमे के नेता है, नहीं आदरणीय नेता है महाराष्ट्र के, एक अलग पार्टी के नेता है। तो सवाल किसी से कंपेयर करने का नहीं है। हिम्मत कैसी हुई कि आपने दाऊद इब्राहिम जी का नाम लिया? अगर एक महीने में देखा जाए, पिछले एक महीने की सवाल ये है कि आपने कहा कि हम किससे बात करेंगे, हम बता नहीं सकते। नहीं ये लौटते हैं अशोक जी चर्चा थोड़ी सी ट्रैक से भटक जाएगी अगर इस विषय को ज्यादा अगर वो किया गया तो। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है, राज ठाकरे और आपके संदर्भ में जो चीजें एक थॉट प्रोसेस में चल रही हैं, लेकिन कुछ एक सीटें अगर हम खालिस राजनीति की बात करें तो मुंबई की अगर पूरी इस डेमोग्राफी को समझा जाए तो, लेकिन उसमें कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां पर शायद एमएनएस और आम आदमी पार्टी के अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उस लिहाज से वहां पर कांग्रेस को या एनसीपी को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मैं खासकर उन सीटों की बात कर रहा हूं जहां पर झुग्गी बस्तियां आती हैं और वहां पर शायद इस स्ट्रेटेजी पर भी प्लानिंग चल रही हो, शायद उस मसले पर भी बातचीत उस चर्चा के दौरान, उस बैठक के दौरान हुई हो। क्या अशोक जी आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट यहां पर किया जा सकता है, भले कि ओपन अलायंस कोई ना हो? बिल्कुल। मैं नितिन गडकरी ने जो स्टैंड लिया, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं कहता हूं कि भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टैंड बहुत सही था। यदि राज ठाकरे लोकसभा में अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना स्वीप कर लेगी। जी आज महाराष्ट्र में आप इतना बड़ा फोर्स नहीं है जितना दिल्ली में है। अशोक जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूं। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो बीजेपी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो बढ़ा है महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी जो है उन्होंने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी एनडीए का क्या रुख होगा वो क्लियर नहीं है। क्या इसमें जो देरी हो रही है ये कहीं ना कहीं नुकसान की वजह होगी? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी ये है कि आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो एनडीए का बढ़ना ये भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। रामविलास पासवान के लिए यदि इन्होंने 7 सीटें छोड़ी है बिहार में तो ये बेसिकली एनडीए का गठबंधन यानी एनडीए में नरेंद्र मोदी ये अछूत नहीं है, ये दिखाने का प्रयास है। चलिए आखिरी सवाल क्योंकि चर्चा में अब समय की कमी है हमारे पास। अभय जी, क्या हालात इतने बुरे हैं कांग्रेस और एनसीपी के लिए कि अगर कोई स्ट्रेटेजिकली गठबंधन हो जाता है, कोई सहमति बन जाती है तो क्लीन स्वीप वहां पर एनडीए कर जाएगा? देखिए अनंत जी, ये बुरा वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है जो व्यथित है, जो जिस प्रकार की सांप्रदायिक मनोवृत्ति के लोगों ने छद्म वेश धारण किया है
इन्होंने ये हर संभव कोशिश की कि मोदी को एक ब्रांड की तरह प्रोजेक्शन दे करके समूचे राष्ट्र में वातावरण बनाया जाए, मगर जब वास्तविकता का धरातल इनको पता लगता है तब ये कोशिश करते हैं कि जैसे भी हो छोटे छोटे राजनीतिक दलों से भी गठबंधन करके ये संदेश दिया जाए कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। मगर मैंने कहा बुनियादी तौर पर एनडीए का कुनबा नरेंद्र मोदी जी के प्रोजेक्शन के बाद लगातार घट गया। मैंने कहा कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, जो बड़े गठबंधन के अलाई थे वो साथ छोड़ गए क्योंकि वो सांप्रदायिक छवि के नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। जहां तक गुजरात के मॉडल का प्रश्न है तो आप अलग से कार्यक्रम रखिए, हम उसकी पूरी व्याख्या करेंगे कि चलिए अभय जी समय की कमी है, रोकना चाहूंगा। चलते चलते एक सवाल वाघ साहब से करना चाहेंगे। वाघ साहब, क्या ऐसी कोई संभावना है कि बीजेपी अपने खाते की सीटों पर राज ठाकरे से कोई समझौता कर ले अपने खाते की सीटों पर? क्या ऐसी कोई संभावना है, या फिर वहां भी आप शिवसेना की पहले परमिशन लेंगे? महाराष्ट्र में जो 100% हमने जो 48 सीट्स का जो बंटवारा किया है उसमें हमारे पक्ष में जो आई सीट्स है उसमें से हमने जो सीट्स दी है हमने और शिवसेना ने, वो हमने महाराष्ट्र के जो 3 हमारे नए जो साथी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक सातारा दिया है, उसके साथ हमने राजू शेट्टी जी को 2 सीटें दी है और महादेव जानकर जी को 1 सीट दी है। उसके बाद में जो बची हुई सीट्स है वो शिवसेना के उम्मीदवार और हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, ना शिवसेना अपने कोटा से किसी बाग साहब, खबरें ऐसी भी आ रही है कि बीजेपी 3 से 4 सीटें राज ठाकरे को देकर ये चाहती है कि वो अपने आप को सीमित कर लें, और ये स्ट्रेटेजी, इस पर भी कुछ बात हो रही है। और हमारा सीधा सवाल हमारा सीधा सवाल आपसे ये, क्या इसकी कोई गुंजाइश है बीजेपी के अपने स्तर पर? यहां पर हम शिवसेना को शामिल नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी और राज ठाकरे के बीच की बात है। क्या ऐसी कोई संभावना है? महाराष्ट्र में एनडीए के जो 5 घटक पक्ष है उनको जब तक वो सभी एक दिल से और एक साथ जब तक निर्णय नहीं होता तब तक इसमें जो सीट का बंटवारा है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाघ साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में भागीदार बनने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीआई न्यूज पर खबरें जारी हैं।